बहुत बड़ा घर है और सारे स्टेट्स उसके अलग अलग रूम्स हैं। अब सोचो अगर एक रूम के रूल्स दूसरे रूम में वैलिड ही ना हो। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली से निकलकर हरियाणा में एंटर करते ही मतलब इनवैलिड हो जाए। टोटल कियोस, राइट? बेसिकली इसी कियोस को रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ ब्रिलियंट रूल्स बनाए। आज हम इन्हीं रूल्स की एक गहरी चर्चा करेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन, लाइक और नोटिफिकेशन बेल दबा दो, क्योंकि ये डिस्कशन मिस नहीं करना है दोस्त। के कॉन्सेप्ट से फिर देखेंगे कि स्टेट्स एक दूसरे के लॉज और कोर्ट जजमेंट्स को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद हम पानी जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर डिस्प्यूट्स को सुलझाने के तरीकों पर बात करेंगे। फिर आएगा जोनल काउंसिल्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन का टॉपिक, और आखिर में आजादी से बिजनेस करने के लिए फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, परफेक्ट। तो शुरुआत करते हैं आपसे। टॉपिक 1, इंटरस्टेट कॉमिटी, द बेसिक हैंडशेक रूल। ब्रॉड माइक्रो थीम। ये एक सिंपल सा आइडिया है कि इंडिया जैसे फेडरल देश में स्टेट्स अकेले काम नहीं कर सकते, उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेशन से काम करना होता है। देखिए, इंटरस्टेट कॉमिटी ये टर्म सुनने में थोड़ा सा हैवी लगता है, पर इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इट्स लाइक अ रूल ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप बिटवीन स्टेट्स। समझे? एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाते हैं। सोचो एक सोसाइटी में अलग अलग फैमिलीज रहती हैं। सोसाइटी आराम से चले इसके लिए उन्हें कुछ कॉमन रूल्स जैसे पार्किंग या गार्बेज डिस्पोजल पर एग्री करना पड़ता है। स्टेट्स के लिए इंटरस्टेट कॉमिटी वही बेसिक एग्रीमेंट है। राइट, बिल्कुल। अब आते हैं डिस्कशन पे। इसका इंट्रोडक्शन सिंपल है। एक फेडरल सिस्टम में स्टेट सॉवरेन होते हैं, उनकी अपनी पावर्स होती हैं, लेकिन वो कंप्लीट आइसोलेशन में नहीं रह सकते। उनकी सॉवरेनिटी को ठीक से एक्सरसाइज करने के लिए भी दूसरे स्टेट्स का कोऑपरेशन जरूरी है। अच्छा, और इसका बैकग्राउंड क्या है? मतलब अगर ये ना होता तो क्या होता? व्हाट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो? वर्स्ट केस सिनेरियो एना कि हर स्टेट अपने में एक अलग देश जैसा बिहेव करेगा। इमेजिन यूपी से बिहार जाने के लिए आपको वीजा लग रहा है। इससे देश की यूनिटी फंडामेंटली कमजोर हो सकती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस डेंजर को जानते थे। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? संविधान इसको कैसे इंश्योर करता है? ओके, तो कोर लॉजिक ये है कि संविधान कुछ रूल्स बनाता है ताकि स्टेट्स एक दूसरे के साथ ठीक से बिहेव करें। इसमें 4 मेन चीजें आती हैं। पहला, पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को मान्यता देना। दूसरा, झगड़े सुलझाना। तीसरा, आपस में कोऑर्डिनेशन करना। और चौथा, ट्रेड और कॉमर्स को फ्री रखना। हम इन सब पर अभी डिटेल में बात करेंगे। राइट। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? इसका इम्पैक्ट हर रोज दिखता है। ये देश को एक सिंगल यूनिट की तरह फंक्शन करने में हेल्प करता है, इवन दो उसके पार्ट्स यानी स्टेट्स अलग अलग हैं। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। तो इस टॉपिक का कंक्लूजन ये हुआ कि इंटरस्टेट कॉमिटी बेसिकली वो फाउंडेशन है जिस पर स्टेट्स के बीच के सारे हेल्दी रिलेशनशिप्स टिके हुए हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, अब इस पर थोड़े क्रॉस क्वेश्चंस हो जाएं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। तो क्या हम कह सकते हैं कि कॉमिटी का सिंपल मतलब गुड मैनर्स बिटवीन स्टेट्स है? बेसिकली यस, लेकिन ये गुड मैनर्स ऑप्शनल नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कंपलसरी बना दिए हैं। ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है। दैट्स अ की डिस्टिंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये रूल्स ना होते तो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होता रोजमर्रा की जिंदगी में? शायद आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मान्यता प्राप्त ना होती, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट दूसरे स्टेट में वैलिड ना माना जाता। सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती। ओह वाओ, मैंने इस एंगल से सोचा नहीं था। तो ये सारे रूल्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो इसी कॉमिटी के आइडिया का एक्सटेंशन है। एग्जैक्टली। ये फ्रेमवर्क है, बाकी सब उसके पिलर्स हैं। ये एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, याद रखना। गॉट इट। एक और सवाल, क्या कॉमिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया में है या दूसरे फेडरल कंट्रीज जैसे यूएसए में भी है? बिल्कुल है। इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से काफी इंस्पायर्ड है। वहां भी स्टेट्स के बीच रिलेशंस को गवर्न करने के लिए फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज जैसे प्रोविजंस हैं। फेडरलिज्म जहां भी होगा, कॉमिटी की जरूरत वहां होगी ही। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पर। क्या कॉमिटी का मतलब है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के लॉज को ब्लाइंडली फॉलो करेगा इवन इफ वो उनके स्टेट की पॉलिसी के खिलाफ हो? नॉट ब्लाइंडली। ये रिकॉग्निशन के बारे में है, अडॉप्शन के बारे में नहीं। मतलब हरियाणा को ये मानना पड़ेगा कि पंजाब का मैरिज सर्टिफिकेट वैलिड है। इसका मतलब ये नहीं कि हरियाणा को पंजाब के मैरिज लॉज को अपने यहाँ लागू करना पड़ेगा। इट्स अबाउट रिस्पेक्टिंग द वैलिडिटी ऑफ एन एक्ट, नॉट अडॉप्टिंग द लॉ इटसेल्फ। अच्छा, अ वेरी सटल बट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ठीक है, नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग दिस। Interstate committee ensures that different states in a federation cooperate with each other. तो इसका मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, देश को जोड़े रखने के लिए स्टेट्स का आपस में अच्छे से बिहेव करना जरूरी है, और इसी को इंटरस्टेट कॉमिटी कहते हैं। सही है। चलिए अब इस कम्युनिटी के पहले पिलर पर चलते हैं। टॉपिक 2, फुल फेथ एंड क्रेडिट। एक स्टेट का पेपर पूरे देश में वैलिड। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम। इसका मतलब है कि एक स्टेट के सरकारी कागजात, पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स और कोर्ट के फैसले, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पूरे इंडिया में माने जाएंगे। ये आर्टिकल 261(1) में लिखा है। राइट। डेफिनेशन की बात करें तो ये कम्युनिटी का सबसे कॉन्क्रीट, सबसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसका सिंपल मतलब है कि एक स्टेट का ऑफिशियल पेपर पूरे देश में वैलिड है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। इसका रियल लाइफ एग्जांपल तो हमने पहले भी टच किया। अगर आपने पंजाब में शादी रजिस्टर करवाई है तो वो मैरिज सर्टिफिकेट तमिलनाडु में भी पूरी तरह से लीगल और वैलिड माना जाएगा। आपको फिर से शादी रजिस्टर नहीं करवानी पड़ेगी। सो दैट्स कूल ना? बिल्कुल। अब डिस्कशन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। हर स्टेट का अपना जुरिस्डिक्शन, उसकी टेरिटरी तक ही सीमित है। इस रूल के बिना एक स्टेट दूसरे के डॉक्यूमेंट्स को मानने से सिंपली मना कर सकता था। और इसका बैकग्राउंड?
आई मीन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इमेजिन द कंफ्यूजन एंड पेपर वर्क। अगर हर स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से वेरीफाई करवाने पड़ते, बिजनेस रुक जाता, एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो जाता। ये रूल बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और सिटीजन कन्वीनियंस के लिए बनाया गया। राइट, तो इसका कोर लॉजिक संविधान में कैसे लिखा है? व्हाट डज आर्टिकल 261 एक्चुअली से? आर्टिकल 261(1) कहता है, फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द यूनियन एंड एवरी स्टेट। मतलब ड्यूली ऑथेंटिकेटेड कॉपीज को वैसी ही रिकॉग्निशन मिलेगी जैसे वो उसी स्टेट की ओरिजिनल कॉपी हो। फिर आर्टिकल 261(2) पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो इन एक्ट्स और रिकॉर्ड्स को प्रूव करने का तरीका और उनका इफेक्ट डिसाइड कर सकती है। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट तो काफी क्लियर है। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट ऑर्डर्स सब पूरे देश में सीमलेसली काम करते हैं। ये रूल ना हो तो एक यूनिफाइड इकोनॉमी बनाना ही इम्पॉसिबल होता है। सही कहा। तो कंक्लूजन ये है कि ये प्रोविजन बेसिकली एक नेशनल ग्लू की तरह काम करता है जो देश के अलग-अलग लीगल सिस्टम्स को जोड़ के रखता है। चलिए अब क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। पब्लिक एक्ट्स का क्या मतलब है? क्या इसमें स्टेट गवर्नमेंट के सारे लॉज आते हैं? हाँ, पब्लिक एक्ट्स में स्टैट्यूट्स यानी विधानसभा द्वारा पास किए गए लॉज और उनके अंडर बनाए गए स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस दोनों आते हैं। ओके, तो अगर कोई क्रिमिनल एक स्टेट से भागकर दूसरे में चला जाए तो पहले स्टेट का अरेस्ट वारंट दूसरे स्टेट में भी वैलिड होगा इसी रूल के कारण? यस, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का रिकॉग्निशन इसमें हेल्प करता है। एक स्टेट की कोर्ट का ऑर्डर दूसरे स्टेट की पुलिस पर भी लीगली बाउंडिंग हो जाता है इन सर्टेन प्रोसीजर्स। अब आर्टिकल 261(2) में पार्लियामेंट के रोल पर आते हैं। क्या पार्लियामेंट कह सकती है कि एक स्टेट का लॉ दूसरे पर कैसे अप्लाई होगा? नहीं, इतना डायरेक्ट नहीं। पार्लियामेंट मोड ऑफ प्रूफ और इफेक्ट्स तय करती है। इसका मतलब है पार्लियामेंट ये डिसाइड कर सकती है कि फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल कैसे माना जाएगा, यानी उस पर स्टैंप लगेगा या एक डिजिटल सिग्नेचर, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर द होल कंट्री। और इफेक्ट का मतलब है कि उस डॉक्यूमेंट का लीगल असर क्या होगा, ये डिफाइन कर सकती है। ओके, तो ये बेसिकली प्रोसीजर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए है ताकि कंफ्यूजन ना हो। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली कोई एक्सेप्शन मेंशन नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ फुल फेथ एंड क्रेडिट इज फंडामेंटल। लेकिन हाँ, लीगल प्रैक्टिस में कुछ डिबेट्स होती हैं, जैसे अगर एक स्टेट का फैसला दूसरे स्टेट की पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो तो क्या होगा। बट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन इज मैंडेटरी। थोड़ा और इसको एक्सप्लोर करते हैं। मान लीजिए एक स्टेट में लॉटरी लीगल है और दूसरे में इलीगल। अगर लॉटरी कंपनी पहले स्टेट की कोर्ट से एक ऑर्डर ले आती है तो क्या दूसरा स्टेट उसको मानने के लिए बाध्य है? ये एक क्लासिक लीगल प्रॉब्लम है। कोर्ट्स ने जनरली ये कहा है कि जब तक फैसला प्रॉपर प्रोसीजर से जुरिस्डिक्शन के अंदर दिया गया है, उसे फुल फेथ एंड क्रेडिट देना होगा। हाँ, दूसरा स्टेट अपने यहाँ लॉटरी की सेल रोक सकता है अपने लॉज के थ्रू, लेकिन वो पहले स्टेट के कोर्ट ऑर्डर की वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकता। इट्स कॉम्प्लिकेटेड बट द प्रिंसिपल स्टैंड्स। ठीक है, सो लेट्स हैव एवरीवन प्रैक्टिस दिस सेंटेंस। आर्टिकल 261(1) प्रोवाइड्स फॉर फुल फेथ एंड क्रेडिट टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। सही। और इसका मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, एक स्टेट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या कोर्ट ऑर्डर पूरे इंडिया में वैलिड है थैंक यू आर्टिकल 261। परफेक्ट समरी। आज हमने कॉपरेशन की बात कर ली, डॉक्यूमेंट्स को मानने की बात कर ली, लेकिन जब स्टेट्स अग्री ही ना करें, जब झगड़ा हो जाए, वहां क्या होता है? सो लेट्स मूव टू टॉपिक 3, सॉल्विंग फाइट्स विदाउट गोइंग टू कोर्ट। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम, जब स्टेट्स के बीच झगड़ा होता है तो हर बार सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोर्ट के बाहर भी झगड़े सुलझाने के तरीके दिए हैं। यस, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, मतलब कोर्ट के बाहर, सुलह सफाई। इसका डेफिनेशन सिंपल है, स्पेशल मैकेनिज्म्स फॉर स्पेशल प्रॉब्लम्स। इसका रियल लाइफ एग्जांपल सबसे कॉमन है। घर में दो भाइयों के बीच रिमोट को लेकर झगड़ा हो जाए तो हर बार पेरेंट्स के पास जाने के बजाय वो आपस में बैठकर भी सुलझा सकते हैं। यहाँ पर वो काउंसिल या ट्रिब्यूनल वही रोल निभाते हैं ना। सही एनालॉजी है। चलो इस पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। इंट्रोडक्शन। फेडरल सिस्टम में स्टेट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आना बिल्कुल नॉर्मल है। आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो स्टेट्स के बीच के डिस्प्यूट्स को सुने, लेकिन हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना प्रैक्टिकल नहीं है। और इसका बैकग्राउंड, पानी जैसे मुद्दे इतने सेंसिटिव क्यों हैं कि उनके लिए अलग सिस्टम बनाना पड़ा? क्योंकि पानी अनलाइक अदर इश्यूज एक लिमिटेड रिसोर्स है जो स्टेट बाउंड्रीज नहीं देखता। ये एक बहुत ही इमोशनल और टेक्निकल इशू भी है। कोर्ट में इस पर फैसला आने में सालों, कभी-कभी डेकेड्स लग सकते हैं। इसलिए एक स्पेशलाइज्ड बॉडी की जरूरत महसूस हुई जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स के साथ साथ टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हो। सही है, तो इसका कोर लॉजिक क्या है? यहाँ दो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 262 और 263। हाँ, पहले आर्टिकल 262 को देखते हैं। ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के ऑडजुडिकेशन यानी न्याय निर्णय के लिए लॉ बनाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट इस लॉ के थ्रू सुप्रीम कोर्ट सहित सभी कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन भी एक्सक्लूड कर सकती है। इसी पावर का यूज करके इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 बनाया गया, जो एड हॉक ट्राइब्यूनल्स बनाता है। ओके, और दूसरा आर्टिकल 263? आर्टिकल 263 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो एक इंटरस्टेट काउंसिल बना सकते हैं अगर उन्हें लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है। इसका काम सिर्फ झगड़ों पर सलाह देना नहीं, बल्कि उन सब्जेक्ट्स पर डिस्कस करना भी है जिनमें सेंटर और स्टेट्स का कॉमन इंटरेस्ट हो। ये एक एडवाइजरी बॉडी है। तो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है? इससे सुप्रीम कोर्ट का बोझ कम होता है। वाटर डिस्प्यूट्स पर एक्सपर्ट ट्रिब्यूनल्स जल्दी और थियोरेटिकली बेहतर फैसले दे पाते हैं, और इंटरस्टेट काउंसिल्स कॉपरेशन बढ़ाती हैं।
जैसे कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ और सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पहले ही बनाई जा चुकी हैं। राइट। तो कंक्लूजन ये है कि ये मैकेनिज्म्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बेहतरीन एग्जांपल है जहां झगड़े सुलझाने और आगे बढ़ने पर फोकस किया जाता है। बिल्कुल। अब इस पर क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, वाटर डिस्प्यूट्स के लिए अलग से आर्टिकल 262 क्यों बनाया गया? ये इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि वाटर एक बहुत ही इमोशनल और आई टेक्निकल इशू है। इसके लिए लीगल एक्सपर्टीज के साथ साथ इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल और इन्वायरमेंटल नॉलेज भी चाहिए। एक नॉर्मल कोर्ट के जज से ये सब एक्सपेक्ट करना अनफेयर है। एक ट्रिब्यूनल इसके लिए बेटर इक्विप्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल होता है? स्टेट्स यूज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते? Theoretically, yes. The Act excludes the jurisdiction of the Supreme Court, making the tribunal's award final. लेकिन in practice, states often find ways to approach the Supreme Court, जैसे through a special leave petition under Article 136, arguing about the interpretation or implementation of the award. तो झगड़ा चलता रहता है। ओके, मतलब लॉ में फाइनल है पर पॉलिटिक्स में नहीं। अब इंटर स्टेट काउंसिल, इसका रोल क्या सिर्फ एडवाइजरी है? क्या उसकी एडवाइस मानना जरूरी है? हाँ, इसका रोल स्ट्रिक्टली एडवाइजरी है। लेकिन जब इतने सारे चीफ मिनिस्टर्स और यूनियन मिनिस्टर्स एक साथ बैठ के कुछ डिसाइड करते हैं तो उसकी पॉलिटिकल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। उसको इग्नोर करना आसान नहीं होता। आर्टिकल 263 के अंडर प्रेसिडेंट कब काउंसिल बनाते हैं? अपनी मर्जी से या गवर्नमेंट के कहने पर? प्रेसिडेंट हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करते हैं। तो बेसिकली जब यूनियन गवर्नमेंट को जरूरत महसूस होती है तब ये काउंसिल बनाई जाती है। जैसे सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद 1990 में एक परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल बनाई गई। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन इस टॉपिक पर, अगर इंटरस्टेट काउंसिल है तो फिर जोनल काउंसिल्स की क्या जरूरत है? हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अ क्विक थॉट। गुड क्वेश्चन। इंटरस्टेट काउंसिल एक नेशनल लेवल बॉडी है जिसमें सारे स्टेट्स हैं। इट डील्स विद बिग नेशनल पॉलिसी इश्यूज। जोनल काउंसिल्स रीजनल बॉडीज हैं। वो आपस में आने वाले स्टेट्स के लोकल रीजनल इश्यूज को डील करती हैं, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट या इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट। सो अ लेवल ऑफ हायरार्की एंड स्पेशलाइजेशन है। मेक सेंस। Okay, now pause and try to explain the difference between Article 262 and 263 to yourself. इसका मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, पानी के झगड़े ट्रिब्यूनल में और बाकी कॉमन इश्यूज पर सलाह मशवरा इंटरस्टेट काउंसिल में होता है। सिंपल। एकदम सही। चलिए, तो हमने झगड़े सुलझाने के मैकेनिज्म देख लिए, लेकिन कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऐसा क्या सिस्टम है जो झगड़ों को होने से रोके? That brings us to our next topic. Topic 4, teamwork makes the dream work. Zonal councils and more. Broad micro theme. स्टेट्स के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी कुछ बॉडीज बनाई गई हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है जोनल काउंसिल्स। हाँ, तो जोनल काउंसिल्स का डेफिनेशन है कि ये स्टेट्स के ग्रुप्स हैं जो कॉमन इश्यूज पर डिस्कस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देती हैं। इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी बड़ा आसान है। स्कूल में अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट्स को 4 हाउसेज में डिवाइड कर दिया जाता है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ताकि वो स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स में बेटर कोऑर्डिनेट कर सकें। जोनल काउंसिल्स भी इंडिया को जोन्स में बांटकर वही काम करती हैं। परफेक्ट एनालॉजी। अब इस पर डिस्कशन करते हैं। इंट्रोडक्शन। सिर्फ झगड़े सुलझाना काफी नहीं है, आगे के डेवलपमेंट के लिए एक्टिव कोऑपरेशन भी जरूरी है। यही जोनल काउंसिल्स का मेन मोटो है। और इसका बैकग्राउंड आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है। इज कनेक्टेड टू द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। बिल्कुल। जब स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पर 1956 में रीऑर्गेनाइज किया गया, तब एक डर था कि कहीं रीजनलिज्म यानी क्षेत्रीयता नेशनल आइडेंटिटी पर हावी ना हो जाए। इसलिए कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए जोनल काउंसिल्स का आइडिया आया एज अ बैलेंसिंग फोर्स। राइट, तो इनका कोर लॉजिक क्या है? व्हाट डू दे डू एंड हाउ आर दे स्ट्रक्चर्ड? ओके, तो पहला पॉइंट, जोनल काउंसिल्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। इन्हें स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जो कि एक पार्लियामेंट्री लॉ है, उसके अंडर बनाया गया था। इनका मेन एम हैबिट ऑफ कोऑपरेटिव वर्किंग डेवलप करना था। और इनकी कॉम्पोजिशन कौन कौन होता है इसमें? हर जोनल काउंसिल में उस जोन के हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर और 2 और मिनिस्टर्स होते हैं, और यूनियन टेरिटोरी के केस में एडमिनिस्ट्रेटर। और सबसे इंपॉर्टेंट, यूनियन होम मिनिस्टर सभी जोनल काउंसिल्स के कॉमन चेयरमैन होते हैं। इससे सेंटर का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और ये 6 जोन्स कौन कौन से हैं? ठीक है, याद करने की कोशिश करते हैं। सेंट्रल जोन यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। नॉर्दर्न जोन हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, JNK, दिल्ली, चंडीगढ़। ईस्टर्न जोन बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, झारखंड। वेस्टर्न जोन गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और यूटीज। साउदर्न जोन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, पुडुचेरी। और एक अलग से नॉर्थ ईस्टर्न जोन है, जिसके लिए एक अलग नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 भी है। ओके, और इनका फंक्शन क्या है? ये करती क्या है मीटिंग्स में? ये इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट जैसे कॉमन इश्यूज पर डिस्कस करके एडवाइस देती हैं। बेसिकली ये एक डिलिबरेटिव बॉडी है, डिसीजन मेकिंग नहीं। अच्छा, इसके अलावा 2 और बॉडीज का जिक्र है आउटलाइन में, रिवर बोर्ड्स और वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल। हाँ, रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 के अंडर रिवर बोर्ड्स बनाए जा सकते हैं ताकि वो इंटरस्टेट रिवर वैली के डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट्स को एडवाइस करें। ये प्रोएक्टिव है। और वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ये इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 के अंडर झगड़े सुलझाने के लिए बनाए जाते हैं। ये रिएक्टिव है। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये है कि जोनल काउंसिल्स ने स्टेट्स के बीच कम्युनिकेशन गैप को कम किया है। ये नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देते हैं। कंक्लूजन, ये सारे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज इंडिया के फेडरल फैब्रिक को मजबूत करने में एक इंपॉर्टेंट, दो ऑफन अनअप्रिशिएटेड रोल प्ले करते हैं। सही है। चलिए, क्रॉस क्वेश्चंस। अगर जोनल काउंसिल्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है तो उनकी पावर क्या है? क्या उनकी एडवाइस बाइंडिंग है? नहीं, उनकी एडवाइस बाइंडिंग बिल्कुल नहीं है, बट वो एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी एंड डिलिबरेटिव फोरम है।
यूनियन होम मिनिस्टर की प्रेजेंस उनकी रिकमेंडेशंस को पॉलिटिकल वेट देती है। नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से काउंसिल क्यों बनाई गई, हमने टच किया था बट थोड़ा और डिटेल में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अपने यूनिक कल्चरल, इकोनॉमिक और इम्पोर्टेंटली सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं। वहां पर इंसर्जेंसी, बॉर्डर इश्यूज जैसे मैटर्स ज्यादा हैं। इनके लिए एक ज्यादा फोकस्ड, स्पेशलाइज्ड अप्रोच की जरूरत थी, इसलिए एक अलग बॉडी बनाई गई। ओके, सोर्सेज में लिखा है कि 1978 में इन्हें रिवाइव किया गया था। इसका मतलब ये हमेशा एक्टिव नहीं रहती? सही। इनकी रेगुलरिटी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पर डिपेंड करती है। बीच में एक लंबा फेज था जब इनकी मीटिंग्स बहुत कम होती थी, बट इन रीसेंट ईयर्स इनको रिवाइव करने पर काफी जोर दिया गया है। अच्छा, रिवर बोर्ड और वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल में क्या फर्क है, एक बार फिर से क्लियर कीजिए। ओके, इसको ऐसे सोचो। रिवर बोर्ड एक मैरिज काउंसलर जैसा है। वो एडवाइस देता है कि रिश्ता कैसे बेहतर बनाएं, डेवलपमेंट कैसे करें, प्रोएक्टिव। वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल एक डिवोर्स लॉयर जैसा है। जब झगड़ा हो जाता है तब वो प्रॉपर्टी यानी पानी का बंटवारा करता है, रिएक्टिव। थोड़ा सोच लो इस पर। वाओ, दैट्स अ ब्रिलियंट एनालॉजी, अब हमेशा याद रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, जोनल काउंसिल्स रीजनलिज्म को काउंटर करने के लिए बनाई गई थी। क्या ये इस काम में सक्सेसफुल हुई हैं? ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। रीजनल एस्पिरेशंस अभी भी बहुत स्ट्रांग है, जो कि एक डेमोक्रेसी में एक नॉर्मल बात है। लेकिन हाँ, जोनल काउंसिल्स ने एक प्लेटफॉर्म जरूर दिया है जहां चीफ मिनिस्टर्स आपस में बात कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो पब्लिक में एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स दें। सो इट इज हेल्प्ड इन मैनेजिंग, इफ नॉट एलिमिनेटिंग, रीजनल टेंशंस। ठीक है, लेट्स गेट आवर लिसनर्स टू इंटरैक्ट। पॉज, चूज एनी वन जोन एंड नेम द स्टेट्स इन इट अलाउड। फॉर एग्जांपल, द वेस्टर्न जोन इंक्लूड्स गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। गुड एक्सरसाइज। एंड द मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, जोनल काउंसिल स्टेट्स की टीम बिल्डिंग मीटिंग्स जैसी हैं, जो कोऑपरेशन बढ़ाती हैं और झगड़े कम करती हैं। परफेक्ट। तो हमने पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कोऑपरेटिव एस्पेक्ट्स देख लिए। अब आते हैं उस चीज पर जो सबको जोड़ती है, इकोनॉमी। टॉपिक 5, वन मार्केट, वन नेशन, द फ्रीडम टू ट्रेड एनीवेयर। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडिया के किसी भी हिस्से में सामान, कमोडिटीज और बिजनेस ट्रांजैक्शंस के फ्री मूवमेंट की गारंटी। इसका मतलब है कि स्टेट्स आपस में ट्रेड पर अननेसेसरी बैरियर्स नहीं लगा सकते। ये पार्ट 13 आर्टिकल्स 301 टू 307 में दिया गया है। राइट, इसका डेफिनेशन सिंपल है। क्रिएटिंग अ सिंगल यूनिफाइड मार्केट अक्रॉस इंडिया, नो इंटरनल कस्टम्स, नो बैरियर्स। इसका रियल लाइफ एग्जांपल हर जगह है। कश्मीर का एप्पल बिना किसी स्पेशल टैक्स या रोक टोक के कन्याकुमारी में बिक सकता है, और गुजरात का नमक असम में। ये आर्टिकल 301 के कारण पॉसिबल है। बेसिकली पूरा इंडिया एक सिंगल मार्केट है। चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। इंट्रोडक्शन। किसी भी देश की प्रोग्रेस के लिए जरूरी है कि उसके अलग अलग हिस्सों के बीच कॉमर्स का फ्री फ्लो हो। इससे नेशनल यूनिटी भी बढ़ती है। और इसका बैकग्राउंड, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, वो प्री इंडिपेंडेंस ईरा से आता है। एग्जैक्टली। आजादी से पहले ब्रिटिश इंडिया और 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स में बहुत सारे इंटरनल ट्रेड बैरियर्स थे। एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना बहुत मुश्किल और महंगा था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये इंश्योर करना चाहते थे कि आजाद इंडिया में ऐसा बिल्कुल ना हो। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? आर्टिकल्स 301 से 307 में क्या लिखा है? ओके, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। आर्टिकल 301 सबसे इंपॉर्टेंट है। ये डिक्लेयर करता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। और ये फ्रीडम सिर्फ इंटरस्टेट, दो स्टेट्स के बीच नहीं, बल्कि इंट्रास्टेट, एक ही स्टेट के अंदर भी है। और फिर आर्टिकल 3031 इसको और स्ट्रेंथन करता है। हाँ, आर्टिकल 3031 कहता है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो एक स्टेट को दूसरे पर प्रेफरेंस दे या आपस में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन करे। लेकिन ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है, राइट? देयर आर लिमिटेशंस। बिल्कुल, यही इस टॉपिक का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है। एक्सेप्शंस। पहला, पार्लियामेंट पब्लिक इंटरेस्ट में नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है एज पर आर्टिकल 302, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, जो जरूरी सामान की सप्लाई कंट्रोल करता है। दूसरा, पार्लियामेंट किसी पार्ट में गुड्स की कमी, स्कैसिटी से डील करने के लिए डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस भी बना सकती है अंडर आर्टिकल 3032। तीसरा, स्टेट पब्लिक इंटरेस्ट में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है आर्टिकल 304B के तहत। और चौथा, स्टेट दूसरे स्टेट से आए सामान पर उतना ही टैक्स लगा सकता है जितना वो अपने स्टेट में बने सामान पर लगाता है। इसको नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स कहते हैं। इसमें एक और पॉइंट है, आर्टिकल 19(1)(g) और आर्टिकल 301 का कंपैरिजन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, इसको क्लियर करते हैं। आर्टिकल 19(1)(g) एक फंडामेंटल राइट है। ये इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक व्यक्ति को कोई भी ट्रेड या प्रोफेशन करने की आजादी। आर्टिकल 301 ऑन द अदर हैंड कमोडिटीज के मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सामान के फ्री फ्लो की आजादी, चाहे उसे कोई भी कर रहा हो। जब आर्टिकल 301 का वायलेशन होता है तो अक्सर इंडिविजुअल के आर्टिकल 19(1)(g) का भी वायलेशन होता है, और वो व्यक्ति आर्टिकल 32 के अंडर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सही। तो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट है कि इसने इंडिया को एक यूनिफाइड इकोनॉमिक जोन बनाया है। जीएसटी का सबसे बड़ा मॉडर्न एग्जांपल है। बिल्कुल, इसका कंक्लूजन है कि ये प्रोविजंस इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, जो इंश्योर करते हैं कि इंटरनल बॉर्डर्स बिजनेस के लिए रुकावट ना बने। चलिए अब इस पर क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, इन तीनों में क्या फर्क है? ट्रेड और कॉमर्स मोस्टली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। इंटरकोर्स एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें गुड्स का मूवमेंट, कम्युनिकेशन और ट्रैवल फॉर कमर्शियल पर्पसेस सब शामिल हैं। ओके, तो क्या एक स्टेट अपने बॉर्डर पर एंटर होने वाले ट्रक्स पर एंट्री टैक्स लगा सकता है? क्या ये आर्टिकल 301 का वायलेशन नहीं है? दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स लीगल इशू जो सालों तक कोर्ट्स में चला है।
कोर्ट्स ने कहा है कि अगर टैक्स कॉम्पेंसेटरी है, यानी सड़क, सिक्योरिटी जैसी सर्विसेज के बदले में है, तो वो लगाया जा सकता है। बट अगर वो सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए या लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बहुत थिन लाइन है। आर्टिकल 301 और आर्टिकल 19(1) का जी में बेहतर कौन है, मतलब ज्यादा पावरफुल कौन है? दोनों का स्कोप अलग है, लेकिन आर्टिकल 19(1) जी एक फंडामेंटल राइट है जो पार्ट 3 में है। इसका एनफोर्समेंट सीधा आर्टिकल 32 के थ्रू होता है, जो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 301 पार्ट 3 में नहीं है, बट प्रैक्टिकली जब उसका वायलेशन होता है तो कोर्ट्स में उसे भी चैलेंज किया जा सकता है। सो 19(1) जी इज लीगली मोर पावरफुल। स्टेट जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, उसे रीजनेबल कौन डिसाइड करेगा? द कोर्ट्स, द जुडिशरी। जुडिशरी देखेगी कि रिस्ट्रिक्शन पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं, और क्या वो जरूरत से ज्यादा है। ये प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट के थ्रू चेक होता है। लास्ट क्वेश्चन, जीएसटी आने के बाद आर्टिकल 301 की रेलेवेंस कम हो गई है या बढ़ गई है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जीएसटी ने वन नेशन वन टैक्स का आइडिया लाकर आर्टिकल 301 के ऑब्जेक्टिव को आगे बढ़ाया है। इसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया है जो ट्रेड में बैरियर थे, लेकिन फिर भी नॉन टैक्स बैरियर्स अभी भी हो सकते हैं, जैसे परमिट्स, लाइसेंसेस, क्वालिटी कंट्रोल्स। इसलिए आर्टिकल 301 आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ग्रेट, लेट्स टू द प्रैक्टिस क्यू। प्रैक्टिस। Article 301 ensures free trade, while Article 19(1) ensures an individual's right to do that trade. वेरी नाइस। और इसका मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, पूरे इंडिया में बिजनेस करो, कोई स्टेट रोक टोक नहीं करेगा, बट पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। सही है। तो आज काफी कुछ कवर किया हमने। लेट्स डू अ क्विक रिकैप। बिल्कुल। ब्रॉड माइक्रो थीम। हमने देखा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स के बीच स्मूथ रिलेशनशिप्स कैसे इंश्योर करता है। समरी पॉइंट्स। पहला, हमने इंटरस्टेट कॉमिटी यानी आपसी रिस्पेक्ट के रूल को समझा। दूसरा, फुल फेथ एंड क्रेडिट के प्रिंसिपल को जाना, जिससे एक स्टेट के डॉक्यूमेंट्स दूसरे में वैलिड होते हैं। तीसरा, हमने स्टेट्स के झगड़े, खासकर वाटर डिस्प्यूट्स को कोर्ट के बाहर सुलझाने के लिए बने ट्रिब्यूनल्स और इंटरस्टेट काउंसिल्स के बारे में सीखा। चौथा, हमने टीम वर्क बढ़ाने वाले जोनल काउंसिल्स को डिटेल में देखा, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझा। और आखिर में हमने आर्टिकल 301 के अंडर आने वाली फ्रीडम ऑफ ट्रेड और उसकी लिमिटेशंस को एक्सप्लोर किया। शानदार रिकैप। अब लिसनर्स की बारी, थोड़ा टेस्ट हो जाए। इन 6 सवालों के जवाब देने की कोशिश करो। पहला, आर्टिकल 261 का फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाओ। दूसरा, वाटर डिस्प्यूट्स के लिए अलग ट्राइब्यूनल की जरूरत क्यों है? तीसरा, जोनल काउंसिल्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं या नहीं और उनका चेयरमैन कौन होता है? चौथा, अपने स्टेट का जोनल काउंसिल कौन सा है और उसमें और कौन से स्टेट्स हैं? पांचवा, आर्टिकल 301 और आर्टिकल 19(1) जी के बीच में डिफरेंस क्या है? और छठा, क्या फ्रीडम ऑफ ट्रेड एब्सोल्यूट है? एक एग्जांपल दो जहां पार्लियामेंट इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ग्रेट क्वेश्चंस। और ये रहा आज का चैलेंज। अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को जोनल काउंसिल का कॉन्सेप्ट 60 सेकंड में समझाने की कोशिश करो। देखो कि आप कितने क्लियर हो। दैट्स अ गुड वन। उम्मीद है आपको इस गहरी चर्चा में मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए और इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।